हेलो बच्चों, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र और आने वाले बोर्ड परीक्षा में अगर शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक सारे देखना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का काफ़ी सारे मॉडल सेट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में लगातार कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये मॉडल सेट नंबर 1 है। इसी तरीके के आप लोगों को काफ़ी सारे मॉडल सेट यहाँ पे मैथमेटिक्स का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी का आप लोगों को, मैथिली का भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस जो है करेंगे, क्योंकि ये मॉडल सेट में आप लोगों को जितने भी चैप्टर है मैथमेटिक्स को सभी चैप्टर से यहाँ पे लिया गया सभी क्वेश्चन है जो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो को अंत तक आप लोग लगातार देखते रहना। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अगर समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सत्य होगा। ठीक है, जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया जाएगा द्विघात या फिर त्रिघात या फिर सिंगल घात वाला भी, तो आपको जब भी मूल समान अगर बोला जाएगा तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोग को याद करनी होगी। जैसे यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन दिया गया था ax² प्लस आपको bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले व्यापक रूप का है कि या फिर नहीं है। मानक रूप जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद का, ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यही होता है आपका इसका व्यापक रूप, इसको हम लोग मानक रूप बोलते हैं। देखेंगे कि मानक रूप के फॉर्म में है या फिर नहीं है। ठीक, अगर नहीं होगा तो उसको सजाएंगे हम लोग। तो देखो ये सेम टू सेम आपको मानक रूप में ही दिया गया है। तो इसके लिए एक जब मूल समान होती है, जब मूल समान हो तो इसके लिए एक फार्मूला होती है आपको b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब देखो b² माइनस 4ac बराबर 0 अगर ऑप्शंस में है तो यही आंसर हो जाएगी। अगर नहीं है तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो b² इस माइनस 4ac को इस साइड लेकर जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो प्लस 4ac। ठीक है, तो b² बराबर 4ac है ऑप्शंस में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपको b जो है वो सही हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी में आप लोगों को b के जगह से b² बराबर 4ac था, अगर यहाँ पे स्क्वायर अगर ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड तो ये हो जाएगा b बराबर प्लस माइनस में रूट अंडर में 4ac। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं, हालांकि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपको एक का b यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूरे डिटेल्स में हम लोग समझते हुए चलेंगे सभी प्रश्नों को। सेकेंड नंबर है कि यदि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, मतलब पूर्णांक संख्या है या फिर भिन्न संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या होगी या फिर वास्तविक नहीं या फिर अवास्तविक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन दिया गया हम लोगों को, ये भी द्विघात समीकरण पे आधारित है, x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, इसमें x का मान पूछा गया है कि x का मान क्या हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। हालांकि आप श्रीधराचार्य के नियम से ये बना सकते हो या फिर आप गुणनखंड विधि से बना सकते हो। तो इसको हम लोग चलिए श्रीधराचार्य के नियम से बनाते हैं। तो x बराबर होगा यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फार्मूला होती है आपका। तो चलिए हम लोग इस पे मान आपको यहाँ पे पुट करेंगे, x बराबर लिखेंगे माइनस b के जगह पे है -3 प्लस माइनस रूट अंडर b²। देखो b² के जगह पे 3² होगा, माइनस में 4, a के जगह पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगी ना, तो यहाँ पे 4ac, c के जगह पे आपका 12 है। ठीक है, अब बट्टा में आपका 2a, तो 2a के जगह पे फिर 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करोगे तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर में 9 माइनस आपको 48, अब बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे कैलकुलेट थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे इसको तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर में 48 में से 9 जाएगा तो ये आपका माइनस में 39 हो जाएगी, अब बट्टा में 2। देखो जब भी आपका कोई रूट में अगर माइनस आ जाता है तो इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, ये आपका अवास्तविक संख्या, वास्तविक नहीं होगा, तो ये आपका वास्तविक आपका नहीं है। ठीक है, वास्तविक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे जो डी है ये आपका राइट हो जाएगी, 2 का डी। ठीक है, जो भी x का मान यहाँ पे निकला है ये आपका वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट में
आप लोगों का माइनस आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि थर्ड नंबर कहा गया है कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी। बहुत ही सिंपल है। अगर वृत्त का परिमाप, जिसको हम लोग परिधि भी बोलते हैं, उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वृत्त का परिमाप, जिसको हम लोग परिधि भी बोलते हैं, बराबर आपका वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। तो दोनों आप लोगों को सूत्र याद होनी चाहिए। यहाँ पे वृत्त की परिधि जो होता है वो 2πr होता है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका πr² होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों जगह त्रिज्या सेम होगी तो एक त्रिज्या से आपका एक त्रिज्या यहाँ पे कट जाएगा, पाई से आपका पाई कट गया तो r बराबर यहाँ पे 2, तो जो r का मान है वही त्रिज्या कहलाएगा। इसका मतलब त्रिज्या जो होगा वो आपका 2 यूनिट होगा। क्या होगा? 2 यूनिट, ठीक है, या फिर 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 के माध्यिका होंगे। देखिए मीडियन ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 इज, तो देखो माध्यिका जो होता है ना बीच की संख्या कहलाता है। अगर हम लोग आरोही या फिर अवरोही क्रम में इसको सजा के और बीच की संख्या निकालेंगे तो उसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 2, 3, 4, 5 और 6 ये जो है आपका आरोही क्रम में पहले से ही बढ़ते क्रम में सजाया गया। या तो आप घटते क्रम में इसको सजाओ या फिर बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में ऑलरेडी पहले से सजा हुआ है। पहले देख लेंगे कितनी संख्या है टोटल, तो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 संख्या है। तो देखेंगे बीच की संख्या निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 मतलब 4 जो है ये बीच की संख्या होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? माध्यिका। इसी को क्या बोलेंगे? माध्यिका। तो माध्यिका बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी में 6 संख्या रहता, जैसे यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 रहता, तो आपको बीच की संख्या 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2, 3, 4 फिर 5, 6, 7 मतलब ये संख्या जो है बीच की संख्या कहलाएगा। तो ये 4 और 5 दोनों तो यहाँ पे माध्यिका नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हम लोग माध्यिका जब निकालेंगे इसका तो दोनों को जोड़ के 4 + 5 जो बीच की संख्या आया इससे हम लोग 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 4, 9 बटा में 2 तो ये हो जाएगा 4.5। तो 4.5 जो इसका माध्यिका कहलाएगा। तो जब भी इस तरीके आगे प्रश्न आएंगे तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा यहाँ पे। तो 4 का यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 5th नंबर है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या कहलाती है। देखिए कोई भी वृत्त का जो जीवा होता है, जैसे यहाँ पे ये वृत्त है आपका, ठीक है, और ये आपका कोई त्रिज्या है r, तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है, देखो इसको हम जीवा किसको बोलते हैं? ये जो 2 लाइन यहाँ पे 2 बिंदु पे जो कट हो रही है इसी को हम लोग जीवा बोलते हैं। तो जीवा जो है एक वृत्त में अनंत हो सकते हैं, कितना भी आप लोग जीवा यहाँ पे खींच सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसा समय आएगा जो केंद्र से होकर गुजरेगा। एक ऐसा समय होगा कि एक जीवा जो है वो केंद्र से होकर गुजरेगा, बाकी यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से जीवा जो है गुजर रही है, ठीक है। तो जब भी केंद्र से होकर गुजरेगा ना तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं, डायमीटर। इसका मतलब हुआ कि एक वृत्त में एक ही सबसे बड़ी जीवा होती है जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं, या फिर एक वृत्त में जो व्यास की संख्या होती है वो 1 होती है और जीवा की जो संख्या होती है वो आपका अनंत होता है, ठीक है। अनंत जीवा हम लोग खींच सकते हैं किसी भी वृत्त में। और व्यास की संख्या कितनी होती है? केवल और केवल 1। और व्यास जो होता है वो आपका केंद्रक से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे 5 का सही उत्तर बी करेक्ट होगा। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी वो डायमीटर आपका व्यास कहलाएगा। अगला देखते हैं कि एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं। देखो जब भी पूछा जाएगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पूछा जाए या फिर वाई अक्ष पूछा जाए, जब भी एक्स अक्ष के निर्देशांक पूछे जाएंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक्स का मान होगा और वाई का वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, एक्स अक्ष पर। तो यहाँ पे एक्स का मान 0 हो जाएगा आंसर। अगर इसी में आपको वाई अक्ष का मान पूछा जाएगा कि वाई अक्ष के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होंगे, तो ये तो एक्स था, ये ऊपर वाला वाई है आपका, ये वाई है। तो जब भी इस पे आपको कोई निर्देशांक पूछा जाएगा तो एक्स का वैल्यू 0 होगा और वाई का वैल्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 0, वाई जो होगा ये आपका वाई अक्ष के निर्देशांक कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल होते हैं ये निर्देशांक क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चंस। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक जब पूछे जाएंगे तो आपको x, 0 क्योंकि y का वैल्यू एक्स अक्ष पर 0 होता है, ठीक है। 6 का ए आपको यहाँ पे उत्तर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि 2 sin 58 डिग्री बट्टा में cos 32 डिग्री का मान क्या होगा। देखो 2 sin 58 डिग्री है बच्चे और बट्टा में यहाँ पे cos 32 डिग्री। तो इसका एक ट्रिक होता है, अगर आप लोग देखो साइन और कॉस में दिया जाएगा ना तो देखना ये 58 और 32
58 और 32 दोनों को जोड़ोगे तो अगर 90 डिग्री आ रही है तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। अब कैसे होता है एक, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगा कि क्यों एक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 और साइन 58 बटा में cos 32, अगर 90 डिग्री हो रही है 58 और 32 जोड़ के तो 1 होगा, तो 2 गुने 1 तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब समझते हैं ये क्यों होता है। एक देखो, अगर साइन 58 डिग्री है, इसको रहने देते हैं, और cos 32 को हम लोग cos 32 को क्या करेंगे हम लोग, इसको साइन में बदलेंगे। ठीक है, तो cos 32 को साइन में बदलने के लिए cos 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 32 आ जाएगा, तो ये 58 डिग्री घटाएंगे तो आपका 32 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा के बराबर हो जाती है। तो अब देखो cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया आपका 90 माइनस थीटा, तो cos जो होता है वो 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा के फॉर्म में हो जाता है। तो साइन और थीटा के जगह पे कितना है आपका 58 डिग्री। तो देखो साइन 58 डिग्री हो गया cos 32 का मान, तो हम लोग cos 32 के जगह पे साइन 58 भी लिख सकते हैं। ठीक है, cos 32 के जगह पर हम लोग साइन 58 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसलिए ये दोनों आपस में कट के एक हो जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले ही समझ जाते हैं कि अगर आपको दोनों को जोड़ के अगर 90 डिग्री हो रही है तो इसका मतलब वो कट के एक के बराबर आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में एक लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है आपको। तो 7 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला देखते हैं कि किसी घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। देखो, घटनाओं की जो प्रायिकता होती है, कितना भी घटना होगी, ठीक है, किसी भी प्रोबेबिलिटी में चाहे कितने भी इवेंट हो, उस सभी प्रायिकता का जो योग होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना है किसी घटना की प्रायिकता का जो योग होगा केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को प्रायिकता में। देखो, प्रायिकता में क्या होता है ना कि अगर आपको निश्चित घटना कोई होगा, निश्चित घटना की प्रायिकता तो वो 1 होगा। ठीक है, और अनिश्चित जो होगा, अनिश्चित जिसका आप लोगों को पूछा जाएगा, अनिश्चित घटना की प्रायिकता तो आपका ये 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुल जो होगा, कुल घटना का योग वो भी आपका 1 के बराबर होगा। इसका मतलब बच्चे कि प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 से लेके, ठीक है, और 1 के बीच में यहाँ पे होगा। क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। या तो 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है, ना तो 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का सी आपको सही उत्तर हो जाएगी। 9 नंबर है कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। देखिए, मानक रूप पूछा गया, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया एक चर में, तो एक चर का मतलब यहाँ पे हुआ बच्चे ax प्लस बी बराबर यहाँ पे 0। ठीक है, क्या हो गया, ax प्लस बी बराबर 0, यही इसका एक चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप कहलाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगर इसी में 2 चर वाला आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि 2 चर, तो याद रखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये 2 चर वाला हो जाएगा। 10 नंबर है कि √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा। देखो, √3 सेक थीटा है बराबर 2 है, इसी को हम लोग सेक थीटा को लिख सकते हैं 2/√3, क्योंकि ये √3 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा। और सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो 2/√3, वो कितने डिग्री के बराबर होता है यहाँ पे सेक थीटा में। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि कॉस जो होता है वो 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। इसी तरीके से उल्टा होता है, ये सेक कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा, तो सेक 30 का मान होगा 2/√3। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो सेक से सेक आपका कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू आपको 30 डिग्री नज़र आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी जो है बच्चे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल प्रश्न होते हैं त्रिकोणमिति के, जब आप इस तरह के सोल्व करोगे तो आपको आसानी से यहाँ पे बन जाएंगे। चलिए 11 नंबर देखते हैं। ये प्रमेय संख्या के रूप का क्वेश्चन है। कहा गया कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, उसका प्रमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, जब रेकरिंग हम लोग हटाते हैं तो बट्टा में 9 आता है। ठीक है, तो 3/9 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लघुत्तम रूप पूछा गया, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा गया। और सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग लघुत्तम रूप उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो। ठीक है, जिसमें कोई कॉमन संख्या नहीं हो, कॉमन संख्या आपका नहीं हो। ठीक है, तो देखो 3/9 में कॉमन है 3, तो ये कट जाएगा, 3 3 9, तो 1/3 जो होगा इसमें आप कोई कॉमन नहीं रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो व्यापक रूप
लघुत्तम रूप, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगी बच्चे। अगला देखते हैं कि 3+2√3 कौन सी संख्या है। देखो 3 तो आपका परिमेय संख्या और 2√3 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी परिमेय में अगर अपरिमेय संख्या हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा याद रखना वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे 12 का बी करेक्ट होगा। जैसे मैं एग्जांपल लो यहाँ पे √5 इसमें अगर 3 जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो मतलब किसी भी अपरिमेय संख्या में जैसे √6 में अगर 2/3 ही जोड़ दें हम, 2/3 क्या है आपका एक परिमेय है और √6 क्या है अपरिमेय है। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो ये भी हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो याद रखना है कि किसी भी अपरिमेय संख्या में हम लोग परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं कि बहुपद x² + 5x - 6 का घात क्या होगा। देखिए घात जब भी पूछा जाएगा आप लोग को डिग्री किसी भी पोलिनोमियल का, तो हमेशा याद रखना है वो महत्तम घात आप लोग को बताना है। जैसे यहाँ पे x² + 5x - 6 है, ठीक है, इसमें आप लोगों को जब घात पूछा जाएगा ना बच्चे, तो देखना x के पावर जो चर का मान है सबसे ज़्यादा कितना बार है। तो देखना यहाँ पे 2 है तो इसलिए घात कहलाएगा 2। ठीक है, घात की संख्या कितनी कहलाएगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी नज़र आएगा, जी राइट है। अगर इसी में आप लोगों से पूछा जाएगा x के पावर 4 + 5x² माइनस में 6, ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाएगा घात, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है x के पावर में 4 है, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे घात डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चे ये राइट हो जाएगी। अगला देखते हैं 14 नंबर की द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा। देखिए मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो आपका ax² + bx + c, ठीक है, ये तो आपका द्विघात बहुपद का, लेकिन समीकरण बोला गया बच्चे, तो जब भी समीकरण पूछा जाएगा तो आपको बराबर में 0 रखना है। ठीक है, ax² + bx + c बराबर 0, ये जो ऑप्शन नंबर सी में है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और a का मान हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। तो याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानक रूप जो होगा वो ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में होगा। अब अगला है कि AP का nवां पद है जब पहला पद A है और सार्वंतर D हो। जब आपको फर्स्ट टर्म दिया गया हो, जब पहला पद दिया गया हो, देखो, और यहाँ पे सार्वंतर जो है कॉमन डिफरेंस दिया गया है और पदों की संख्या कितनी है, n है, तो इसका फार्मूला होता है बच्चे, याद रखना है आप लोग को, लास्ट टर्म निकालने के लिए a + n - 1 इंटू डी। क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। तो a + n - 1 इंटू डी पहला ही ऑप्शन में ये आपका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट है कि सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो सभी वृत्त कहा गया ना, तो ये भी आपका एक वृत्त है छोटा, ये भी आपका एक वृत्त है, ये भी क्या है आपका एक वृत्त है, और ये भी क्या है आपका एक वृत्त है। तो यहाँ पे देखो हम लोग 3 वृत्त बनाए हैं बच्चे, 1 2 और 3। तीनों में आप लोगों को क्या सिमिलरिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि तीनों का तो शेप एक ही और यहाँ पे साइज जो है आकार जो है ये आपका बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे इसमें भी आपको 360 डिग्री का कोण बनेगा, इसमें भी 360 डिग्री का कोण बनेगा, इसमें भी 360 डिग्री का कोण बनेगा, इसमें भी एक त्रिज्या होगा, ठीक है, इसमें भी एक त्रिज्या होगा और इसमें भी एक त्रिज्या होगा। तो याद रखना है कि सभी वृत्त जो होते हैं वो आपका समरूप होते हैं, क्या होता है, सिमिलर होते हैं। क्या होता है बच्चे, सिमिलर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 का बी करेक्ट होगा। जैसे सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, समरूप होगा, ये समबाहु त्रिभुज हुआ। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, नॉर्मल त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज में आपको सभी भुजा समान होते इसलिए हम लोग समरूप उसको बोलेंगे। अगला है कि बिंदु -4,5 में भुज क्या होगा। देखिए जब भी आपको किसी भी बिंदु का निर्देशांक बोला गया आप लोगों को, तो हमेशा याद रखना कि x, y के फॉर्म में होता है, और x जो होता है वो भुज कहलाता है और y जो होता है वो कोटि कहलाता है। ठीक है, इसमें भुज पूछा गया तो भुज x का वैल्यू -4 है, तो भुज क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है। ठीक है, अगला है कि 1 + tan² बटा में 1 + cot² किसके बराबर होगा। ये बस फार्मूला आप लोगों को याद होगा तो आसानी से बन जाएगा कि 1 + tan² होता है आपका sec²
और ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है आपका कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये ऑप्शंस में है तो सही है, या नहीं तो आप इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर लो, तो ये होगा 1 बटा में कोस स्क्वायर है, अब बटा में ये हो जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, अब बटा में हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटा में कॉस जो होता है वो 10 के फॉर्म में होता है, 10 स्क्वायर ए इसका जो है मान आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला कहाँ से आया, यहाँ से याद रखना है आप लोग को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपको 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। और एक फार्मूला और होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये दोनों फार्मूला के अनुसार हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसका मान पुट किए हैं जो आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, और एक और होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 3 फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। अगला देखते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मानते कोई वृत्त है बच्चे यहाँ पे, जिसमें पूछा गया है ना कि किसी भी वृत्त में हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं एक वृत्त की। ये नहीं बोला गया कि एक बिंदु से या फिर किसी तरीके से। ठीक है, तो हम लोग बोला गया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये भी एक स्पर्श रेखा कहलाएगा। ठीक है, ये भी आपका एक स्पर्श रेखा कहलाएगा, ये भी स्पर्श रेखा कहलाएगा, ये भी आपका स्पर्श रेखा कहलाएगा। तो हम लोग इसमें अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, किसी भी बिंदु से नहीं बोला गया, आप लोगों को बोला गया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त में तो हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर इसी में आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि किसी एक बिंदु से हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितना होगा, तो किसी भी एक बिंदु से खींचेंगे तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी होगी, 2 स्पर्श रेखाएं होगी। ठीक है, याद रखना है, किसी एक बिंदु से किसी एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, और अगर बिंदु की चर्चा नहीं होगा तो हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि वर्ग की भुजा एवं विकर्ण के बीच का अनुपात होता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि वर्ग की भुजा, अगर मान लेते हैं कोई एक वर्ग है ये, जिसमें चारों भुजाएं क्या होता है, इक्वल होता है, ए मान लेते हैं हम लोग, और इसका विकर्ण ये होता है ना, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 2a स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो रूट अंडर 2 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। क्या होगा, ये विकर्ण। और भुजा क्या है आपका, ए है, भुजा क्या है, ए है। तो पूछा गया है कि भुजा बट्टा में विकर्ण का अनुपात, तो भुजा हमारा ए था और विकर्ण यहाँ पे रूट अंडर 2 इंटू ए आया, तो ए से आपका कट जाएगा, तो 1 बटा में रूट अंडर 2, मतलब 1 अनुपात रूट अंडर 2 आया। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 2 अनुपात 1 नहीं होगा, 1 बट्टा में रूट अंडर 2, मतलब 1 अनुपात रूट अंडर 2 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं 21 नंबर कि 6/15 का दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसमें अगर कॉमन है तो इसको कटा देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, तो 2 बटा में 5, तो ये हो जाएगा 0.4, जो आपका एक शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। या तो आप भाग विधि से कर सकते हो, या फिर इसका एक ट्रिक होता है कि अगर कोई भी संख्या p/q के रूप का हो, ठीक है, p/q के रूप का हो, और जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर उभयनिष्ठ कॉमन नहीं हो, ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं हो कोई भी संख्या, अगर q का यहाँ पे जो गुणनखंड होगा, भाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर आ जाएगा तो वह शांत होगा। q, अगर q का वैल्यू जो नीचे में है ना q, अगर उसका गुणनखंड 2 और 5 के अलावा किसी भी कोई संख्या आ जाए, चाहे 3 आ जाए 7 आ जाए, तब ये अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 ही आएगा केवल, तो ये आपका हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा बच्चे, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आप लोग को यहाँ पे 21 का ए हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, या फिर आप लोग भाग विधि से भी कर सकते हो। अगला यहाँ पे कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, याद रखना है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कोई बहुपद दिया गया है, तो इसके शून्यक निकालने के लिए हम लोग को बराबर 0 करना होगा। या तो आप इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हो, तो गुणनखंड विधि से करने के लिए इस दोनों को गुना करो तो ये 10x स्क्वायर हो जाएगा, और 7x को 2 टर्म में लिखो ताकि गुना करके 10x स्क्वायर भी आ जाए और जोड़ के आपको 7x भी हो जाए। तो हम लोग 5x और 2x लेंगे तो दोनों को गुना करके आपको 10x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0, तो x प्लस
यहाँ पे x अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा ये, और यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक आया x प्लस 2 और एक आया x प्लस 5। तो यहाँ से x का वैल्यू -2 और यहाँ पे -5 आएगा, ठीक है। अब हम लोगों से पूछा गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये गुणनखंड विधि नहीं भी करते ना तो आपको आंसर आ जाता, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछा गया था, ठीक है। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस आपको यहाँ पे माइनस में 5 का स्क्वायर होगा प्लस 2 अल्फ़ा के जगह पे -2 और यहाँ पे -5। जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका, मानते हैं ये अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है। जब इसको हल करोगे तो ये 49 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है यही इसका राइट आंसर कहलाएगा। हालांकि इतना करने की जरूरत भी नहीं था आप लोगों को, बस आपको अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकालते -b/a तो -7 हो जाता, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पे 10/a तो ये 10 हो जाता, ठीक है। बस आपको यहाँ पे फार्मूला एक और होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, उस पर भी आप लोग मान यहाँ पे बैठा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 22 का सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि द्विघात बहुपद x² + 3x+2 का शून्य क्या होगा। तो या तो ऑप्शन विधि से कर सकते हो, मान पुट करके x के जगह पर अगर 0 के बराबर आ गया तो उसका शून्यक होगा, या फिर आप लोग हल करोगे x² + 3x+2 बराबर 0, x² + 2x + x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x + 2 होगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 होगा। एक बार x + 1 होगा और एक बार x + 2 होगा। तो x + 1 बराबर अगर 0 तो x बराबर -1, और x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2। तो माइनस और -2 देखला, ये ऑप्शन नंबर आपको ए में है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि महत्तम समावर्तक a, b गुना, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक a, b बराबर किसके बराबर होगा। तो हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं कि कोई भी दो संख्या का गुणनफल अगर लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, देखो यहाँ पे a गुना b बराबर LCM गुना HCF, ठीक है। LCM a, b का और गुना HCF होगा a, b का, ठीक है। मतलब दोनों संख्या का LCM और दोनों संख्या का HCF का मल्टीप्लाई दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो a गुने b यहाँ पे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में है। अगला देखते हैं हम लोग का लास्ट प्रश्न है यहाँ पे कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो साइन a का वैल्यू क्या होगा। देखो cot a का जो वैल्यू यहाँ पे 4/3 हो जाएगी, जो आप लोगों को यहाँ पे b/p कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये 5, क्योंकि √25 का वैल्यू यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो साइन a यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा p/h, तो p था 3, h निकाला 5, तो 3/5 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। 25 का आपको बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चे 1 से लेकर 25 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट था, और ये सारे क्वेश्चंस आपको जो मॉडल सेट पे आधारित थे ये सभी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे किए हैं, ठीक है। इसी तरीके के काफ़ी सारे मॉडल सेट आएंगे, ये पहला मॉडल सेट था। इसी तरीके से हम लोग 50 मॉडल सेट प्लस देखेंगे मैथमेटिक्स का एग्जाम से पहले। तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, और साथ में आप लोग को लघु और दीर्घोत्तर प्रश्न भी मैं बताऊँगा। इस वीडियो को लाइक कर लेना, और नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सारे, ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में।